हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोलंग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल बेसिक्स। दोस्तों, किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उस प्रॉब्लम के रिलेटेड जो भी चीज़ आती है उसकी सही जानकारी और पूरी जानकारी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास अगर कोई गाड़ी आ रही है, O2 सेंसर से रिलेटेड कोई कोड आ रहा है, तो उसके रिलेटेड कौन कौन से सिस्टम्स उसको कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जॉस्ट सिस्टम है, जैसे इमिशन कंट्रोल सिस्टम है, जैसे फ्यूल सिस्टम है, जैसे इग्निशन सिस्टम है। ये सारे सिस्टम O2 सेंसर से कनेक्टेड हैं। तो हम लोगों को इन सारे सिस्टम का जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और इन सारे सिस्टम में एक अहम पार्ट जो होता है वो है EGR सिस्टम। EGR सिस्टम हमारे बहुत बार हमारे को सुनाई देता है, EGR की वजह से ये हुआ, EGR की वजह से वो हुआ। लेकिन EGR क्या है, बहुत सारे लोगों को इसका अभी तक सही जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैंने समझा है अब तक काफ़ी सारे लोगों को EGR के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो ये कि EGR जो है रीसर्कुलेशन करता है एग्जॉस्ट गैस को, जो कि अनबर्न गैस है। अनबर्न यानी आधी कच्ची जली हुई गैस जो है वो इंजन को वापस भेजता है, वो फिर से जला के उसको बाहर निकालता है, तो वो EGR होता है। तो असल में ये सही नहीं है कि अनबर्न गैस को वो रीसर्कुलेट करता है, इसलिए वो EGR कहलाता है। EGR का पर्पज़ कुछ और है। और EGR कितने टाइप के होते हैं मैं इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा कितने टाइप के होते हैं, फिर भी हल्की फुल्की जानकारी दे दूंगा कितने टाइप के होते हैं। लेकिन उसका मेन पर्पज़ क्या है EGR का, और इससे हमारे इंजन में या कोई भी इंजन डीजल हो या पेट्रोल हो, सब में EGR आता है। कुछ गाड़ियों में नहीं आता है, और जिनमें नहीं आता उसकी जगह पे कुछ और सिस्टम होता है। EGR की जगह कोई और सिस्टम होता है, जैसे कि VVT सिस्टम, IVTEC सिस्टम या वेरिएबल वॉल टाइमिंग सिस्टम, ये EGR की जगह काम करता है। तो EGR क्या है और क्यों दिया गया है, और उसके रिलेटेड अगर कुछ इशू आता है तो हमें कौन से सिस्टम चेक करना चाहिए, ये सारी चीज़ें तभी हम समझ पाएंगे तब जब हमको EGR के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, ठीक है। तो EGR के बारे में इस वीडियो में देखते हैं और जानते हैं EGR क्या है। वीडियो के साथ बने रहिए, मिलते हैं इंट्रो के बाद। वेलकम बैक। EGR के रिलेटेड या किसी भी और चीज़ों के रिलेटेड जो भी इंजन में सिस्टम दिया है, गाड़ी में सिस्टम दिया है, उसको अगर सही से डायग्नोस करना है तो उसको सिस्टम को अच्छी तरह समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम कभी वो सिस्टम अगर समझो बाई चांस कहीं इधर उधर हाथ लगा के अगर कर भी लिया तो वो किसी काम का नहीं है। आप श्योर नहीं बोल सकते कि अगर दूसरी गाड़ी आपके पास आती है तो अब मैं 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, तो ऐसा कभी नहीं बोल सकते जब तक कि आपको डीप नॉलेज ना हो, ठीक है। तो इसी तरह का नॉलेज इस वीडियो में होगा, तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए, पूरा अच्छी तरह से देखिए, ध्यान दीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पीछे जो बोर्ड दिख रहा है आपके, बोर्ड पे मैंने एक पूरा ड्रॉ किया हुआ है क्या पूरा EGR का सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर। तो ये है हमारा इंजन, ठीक है। मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन जितना है इससे आपको EGR समझने में आसानी होगी। ये है हमारा इनलेट सिस्टम, यहाँ से आगे जो भी है एग्जॉस्ट अपना क्या कहते हैं एयर फिल्टर वगैरह वगैरह जो भी है, इंटरकूलर एयर फिल्टर वगैरह जो भी है, इसमें से आएगा। ये है हमारी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये है कैथलिक कन्वर्टर, ठीक है। ये है O2 सेंसर फर्स्ट जो BS4 में भी आता था। ये है O2 सेंसर 2 सेकेंड वाला जो अभी BS6 में आता है। ये है कैथलिक कन्वर्टर, सॉरी कैथलिक कन्वर्टर बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअली होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है। याद रखना, मैं हमेशा कैथलिक कन्वर्टर ही बोलता हूँ, हो जाती है। तो ये है हमारा एग्जॉस्ट अपना EGR वाल्व। EGR का फुल फॉर्म होता है
एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, इसके नाम से ही काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसका नाम ईजीआर गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम इसलिए है क्योंकि वो रिसर्कुलेट करता है। अब कितनी करता है? पूरी नहीं करता है, थोड़ी सी जो थोड़ी अमाउंट जो एग्जॉस्ट गैस से निकल रही है, इतनी सारी निकलती है, उसमें से थोड़ा परसेंटेज लेके रिटर्न इनलेट मैनिफोल्ड में देता है। आप समझते हैं क्यों देता है? यहां से जो गैस निकल रही है एग्जॉस्ट गैस से, ठीक है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से, ये थोड़ी सी अमाउंट इसमें से लेके इनलेट सिस्टम में देता है यहाँ से। ठीक है, अब कोई एक पाइप तो है नहीं यहाँ पे पूरा इनलेट मैनिफोल्ड है। अगर जो गैस यहाँ से आ रही है ये सारा मिक्स होके इक्वली चारों सिलेंडर को, 4 हो या 3 सिलेंडर हो, चारों को इक्वली जाएगी। इक्वली या कम ज्यादा जा सकती है, लेकिन इक्वली जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक सिलेंडर में जा रहा, नहीं, चारों में जा रही है। लेकिन ये निकल तो रही इतनी सारी और जा सिर्फ इतनी रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो गैस एग्जॉस्ट गैस है वो पूरा रिसर्कुलेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या रिसर्कुलेट हो रहा है? इसमें से जो अमाउंट जा रही है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, या जो भी ये सारे जो गैसेस हैं जो एग्जॉस्ट सिस्टम में रहते हैं, एग्जॉस्ट से जो निकलते हैं ये सारे गैसेस हैं। उसमें से कौन से? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नॉक्स है, और सल्फर डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलेट मैटर है, हाइड्रोकार्बन है। ये सारे गैसेस इससे निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो गैस जा रही है इनमें सारी चीजें हैं, तो यहाँ रिटर्न जा रही है इनलेट मैनिफोल्ड में। अब ये जो है कोई ऐसा तो नहीं है कि इसमें से मेजर करके भेज रहा है, जो जा रही है वो अनबर्न्ड है इसलिए वो ऊपर जा रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई सेंसर दिया हुआ नहीं है जिससे ये पता लगे कि हाँ ये गैस अनबर्न्ड है तो इसको रिटर्न भेजे, नहीं। जो सेंसर है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो गैस जा रही है, वो जो भी गैस निकल रही है वो जा रही है इधर, उसकी थोड़ी सी मात्रा इधर जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अनबर्न गैस है, क्योंकि आग से जो चीज निकली है, हमारा कंबशन चेंबर में क्या है? आग है। वो आग से जो निकली है वो अनबर्न नहीं हो सकती, जो भी है वो बर्न है, पूरी मतलब जली हुई गैस ही है जो यहाँ से निकल रही है। अनबर्न तो कोई होने का चांस ही नहीं है कि अनबर्न है। ठीक है, अनबर्न तभी होगा जब आपका सिलेंडर सही से स्ट्रोक नहीं करेगा। जैसे आपका फ्यूल ज़्यादा दे रहा है तो वो क्या होता है, कहीं अगर कंबशन चेंबर में अगर फायर नहीं हो रहा है तो वो फ्यूल ऐसे ऐसे बिना जले निकल जाता है। और कभी कभी इंजन पिस्टन खराब होने की वजह से इंजन की टॉप डेड सेंटर पे ऑयल आ जाता है, वो सिलेंडर फायर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो भी ऑयल अनबर्न निकलता है एग्जॉस्ट से। तो हमारा इंजन तो अभी सही से परफेक्टली काम कर रहा है, तो अनबर्न होने का तो सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से जो जा रही है गैस वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो है कंबशन चेंबर, इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। तो डाउन क्यों करना है? ये जो टेम्परेचर है 1370 डिग्री सेल्सियस, इस पे जब हमारा कंबशन चेंबर का टेम्परेचर पहुंचता है तो नॉक्स क्रिएट होता है। ठीक है, नॉक्स क्या है? नॉक्स बहुत हार्मफुल गैस है जो हमारे लिए भी हार्मफुल है, जानवरों के लिए भी, पूरे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल गैस है नॉक्स। तो वो कैसे क्रिएट होता है? जब हमारा कंबशन चेंबर का टेम्परेचर, कंबशन चेंबर क्या है? ये जो हमारा पिस्टन और हेड है ना, उसके बीच में जो भी मतलब जहाँ पे हमारा पिस्टन मूव होता है उसको कंबशन चेंबर कहते हैं। वो इसके बीच का जो टेम्परेचर है वो 1370 डिग्री अगर पहुंच जाता है किसी वजह से, इंजन गर्म हो रही है या हाई स्पीड में चलाते हैं या किसी भी वजह से 1370 डिग्री पहुंचता है। 1370 डिग्री समझ रहे हो आप, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। 100 डिग्री में तो कोई पानी बॉयल हो जाता है, खाना बन जाता है, बहुत सारी चीजें 100 डिग्री के अंदर अंदर हुई हो जाती है। तो 1370 मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। 1370 डिग्री पे जब हमारा कंबशन चेंबर का टेम्परेचर पहुंचता है तो हमारे जो इंजन लेती है यहाँ से जो गैस मतलब ऑक्सीजन
या नाइट्रोजन हमारे जो इंजन सक करती है, इसमें ये सारे ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, ये दो चीज होता है। नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो चीजें हमारे इंजन इन्वायरमेंट से सक करती है, ठीक है। ये दोनों चीजें इन्वायरमेंट से सक करती है, सिलेंडर में जाने के बाद मिक्सफायर होता है। अगर बाई चांस कंबशन चेंबर का टेम्परेचर 1370 डिग्री पहुंच जाता है, तब ये दोनों का मिलन होता है। ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलते हैं और उनका बच्चा पैदा होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स, ठीक है। ये बहुत खतरनाक होता है इन्वायरमेंट के लिए। तो अब हमें क्या करना है कि जो 1370 डिग्री टेम्परेचर कंबशन चेंबर का पहुंच रहा है, उसको कूल डाउन करना है। कूल डाउन कैसे करेंगे? या तो फिर उसकी जो फायर है, उसको जो आग लगा रहे हैं हम इंजन में, वो बंद कर दो, या फिर कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे कि इंजन या सिलेंडर बंद करने की भी जरूरत ना हो और हमारा जो टेम्परेचर है वो डाउन भी हो जाए। वो कैसे हो सकता है? जो इंजन फ्रेश एयर ले रही है, उसको पोल्यूटेड एयर वापस, जो कार्बोनेटेड एयर है, वो वापस से दिया जाए। तो क्या होगा? सिलेंडर के अंदर कम फायरिंग होगी, कम मतलब आग जलेगी, कम स्ट्रोक जो है, फायर जो हो रहा है वो कम होगा, उससे टेम्परेचर डाउन होगा। ये जो 1370 डिग्री है उससे कम हो जाएगा। तब ये दोनों का मिलना बहुत, मतलब इन दोनों का मिलना मुश्किल हो जाएगा, जिससे कि ये नॉक्स क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेन रीजन है। 1370 डिग्री जो टेम्परेचर है हमारा कंबशन चेंबर का, वो ना पहुंचे, इसके लिए यहाँ से हम एग्जॉस्ट गैस को लेते हैं, थोड़ी सी भी हो, और चारों सिलेंडर को इक्वली पहुंचाते हैं, जिससे कि ये हमारा जो कंबशन चेंबर का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए और ये दोनों का मिलन ना हो और ये नॉक्स क्रिएट ना हो। तो ये वजह है अपना EGR वाल्व का देने का। EGR वाल्व बहुत तरह के होते हैं। कोई नॉर्मल डायफ्राम वाला EGR होता है, कोई इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है, कोई वैक्यूम के थ्रू ऑपरेटेड होता है, वो भी इलेक्ट्रिकली ही होता है, उसे एक सोलेनॉइड भी यूज होता है जो ECM से सिग्नल लेके ऑपरेट करता है, ठीक है। अब समझते हैं, अभी आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जब मैं एक समरी बता देता हूँ, नॉक्स कंबशन चेंबर का टेम्परेचर 1370 डिग्री जाने के बाद ये नॉक्स क्रिएट होता है, ये दोनों का मिलन होता है, उसके बाद ये नॉक्स क्रिएट होता है। तो इसका जो टेम्परेचर डाउन करने के लिए एग्जॉस्ट गैस, जो पोल्यूटेड गैस है, उसको लेके इनलेट में वापस दिया जाता है, जिससे कंबशन चेंबर का टेम्परेचर डाउन होता है। उसके बाद ये जो टेम्परेचर कम होने की वजह से इन दोनों का मिलन होना मुश्किल होता है, जिससे हमारा जो नॉक्स क्रिएट हो रहा था इंजन में, वो होना बंद होता है, ठीक है। तो ये है मेन रीजन EGR का देने का। अब समझते हैं EGR अगर बंद पड़ गया, ये है हमारा EGR वाल्व। EGR कोई एक चीज नहीं है, EGR एक पूरा सिस्टम है। उसमें से उसका एक पार्ट है सिर्फ EGR वाल्व, ठीक है। उसका एक छोटा सा पार्ट है, उसका पूरा सिस्टम है, उसमें ECM आता है, ये पाइप आते हैं, ये इनलेट और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड आता है, ये इनलेट मैनिफोल्ड है, ये सारे EGR सिस्टम के ही पार्ट है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट है ये हमारा वाल्व, ठीक है। तो आप इसको समझते हैं कि अगर ये EGR वाल्व बंद हो गया, पहले ये जानते हैं कि EGR देने के फायदे तो आपने समझ लिए कि नॉक्स क्रिएट नहीं होता, जिससे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं होता है, ये फायदा है। अब इसका नुकसान पहले समझते हैं। नुकसान ये है दोस्तों कि जो हमारे इंजन का पावर और पिकअप और जो एफिशिएंसी थी, वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी थी, वो डाउन हो जाती है EGR की वजह से। तो अब आपके मन में सवाल आता होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं कि EGR से अगर एफिशिएंसी डाउन हो रही है तो फिर कंपनी ने दिया क्यों नहीं दिया? कंपनी ने दिया नहीं है, कंपनी को देना पड़ा, क्योंकि कंपनी को ये ऑर्डर था हमारी या कोई भी और गवर्नमेंट का। अगर हम इंडिया में रहे तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने
ये ऑर्डर दिया था कि एग्जॉस्ट जो सिस्टम, एग्जॉस्ट से जो गैस निकल रही है वो बहुत हार्मफुल है, पोल्यूटेड है, उसको कम करना है आपको। EGR सिस्टम BS4 या BS6 जो सिस्टम ला के, जिससे इन्वायरमेंट को कुछ नुकसान ना हो, तो कंपनियों को देना पड़ा मजबूर है। इससे हमारा इंजन का जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लॉस हो रही है, जिससे हमारा क्या कहते हैं पिकअप लॉस होता है, पावर उतना अच्छी तरह से जनरेट नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर वो फ्रेश एयर ना लेके पॉल्यूटेड एयर लेगी तो उतना ज़्यादा अच्छी तरह से फायर नहीं होगा, उससे क्या होगा, हमारा इंजन का पावर लॉस होगा। लेकिन ये ज़रूरी था इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सबके लिए कंपलसरी किया। इसके वजह से ये देना पड़ता है और हमको EGR के लिए पैसे भी देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का रूल है, देना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो EGR अगर आपको समझ में आ गया होगा कि EGR क्यों दिया गया, ठीक है। इससे कोई हमारे को जो फ़ायदा है वो पूरे क्या कहते हैं, पूरे कंट्री को है, पूरे दुनिया को है। ये पोल्यूशन जो है वो घटाना है। तो ऐसा कोई अपना पर्सनल ये मतलब बेनिफिट नहीं है, इसमें सबका बेनिफिट है। आप इसको समझते हैं कि अगर EGR खराब हो जाए या बंद हो जाए तो इसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है। दोस्तों, अगर ये EGR बंद होता है, नॉर्मली अगर आपने 2005 या 4 के दौरान अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थे तो आपने देखा होगा कि टाटा इंडिका या टाटा सूमो में, टाटा सफारी जो पुरानी सफारी थी, उसमें EGR भी आता था, लेकिन कोई ऑटो सेंसर नहीं था, कोई ECM सिस्टम नहीं था, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम था नहीं। बस एक EGR दिया हुआ था, एक डायफ्राम दिया हुआ था, वो जो है एक सोलेनॉइड से कनेक्टेड रहता था, और वो जाके इनलेट मैन्युअल से कनेक्ट रहता था, वो सब करता था तो वो वाल्व खुलता था और वो वहाँ से एग्जॉस्ट गैस लेता था। तो उस टाइम पे अगर हम इसको बंद भी कर देते, उस तरह के इंजन में जो पहले की इंजन थी, उसमें अगर इसको बंद भी कर देते, और काफ़ी सारे मैकेनिक लोग बंद करते थे, इसको निकाल के फेंक देते थे और ये होल को बंद करा देते थे, ये दोनों होल को बंद भी कर देते थे। इंजन में कोई फर्क नहीं पड़ता था, चलाने में भी कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। अब क्या है, हमारे पास है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम ECM या ECU, ये दोनों एक ही है, अलग अलग ECU या ECM। ECM जो है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है, उसके तहत अगर EGR वाल्व बंद पड़ता है, बंद कैसे पड़ सकता, हो सकता है इसका सर्किट ब्रेक हो, वायर कट गया होगा, या ये चल के गर्म हो के ये खुद वाल ही खराब हो गया हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि ऑयल, मतलब जब गाड़ी ज़्यादा चल चुकी होती है तो स्लज, ऑयल वगैरह एग्जॉस्ट का मतलब जो स्लज है यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसको ये वॉल ब्लॉक कर देता है। तो इससे अब ये जो मैनेजमेंट, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम आने के बाद में अगर ये वॉल जाम हो रहा है तो क्या करेगा, इंजन जो है नॉक्स क्रिएट करेगा, ठीक है। इंजन से जो गैस निकल रही है वो नॉक्स, ये जो है हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये निकलेगी। तो सबसे पहले हमारा ये ऑटो सेंसर डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, यहाँ पे से जो गैस निकल रही है वो नॉक्स निकल रही है, नॉक्स आ रही है इंजन से। तो ये इंफॉर्मेशन देगा ECM को, ये ECM को सिग्नल देगा कि इंजन से जो गैस निकल रही है वो नॉक्स निकल रही है। तो ECM क्या करेगा, तुरंत MI लाइट शो कर देगा, MI लाइट डैशबोर्ड में शो कर देगा, ठीक है। दूसरा ये कि जो इंजन मैनेजमेंट, क्योंकि हमारे जो इग्निशन सिस्टम और फ्यूल सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, वो क्या कर देगा, ECM हमारा जो फ्यूल है जो इंजन को दे रहा है वो घटा देगा या बढ़ा देगा। मोस्टली घटा ही देता है, इससे हमारा पिकअप लॉस होगा, पावर नहीं मिलेगी, और अगर पावर नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, इंजन को एक्सीलरेटर दे दे के चलाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा फ्यूल एफिशिएंसी भी खराब हो जाएगा। इंजन फ्यूल, ECM सिस्टम फ्यूल एफिशिएंसी खराब नहीं कर रहा है,
लेकिन अगर हमको पावर नहीं मिलेगी तो हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर को दबाते रहते हैं। गाड़ी तो भगाना है, तो उससे क्या होगा, हमारा फ्यूल भी अल्टीमेटली कम एवरेज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें, वॉल EGR वॉल अगर ख़राब होगा तो ये मतलब ये नुकसान होगा कि हमें MI लाइट शो करेगा, और हो सकता है कि यहाँ से कई अलग अलग तरह के ब्लैक स्मोक या ग्रे टाइप का एक स्मोक आता है, ग्रे या ब्लैक स्मोक एग्जॉस्ट सिस्टम से निकलना शुरू कर देगा, और इंजन का पावर लॉस होगा, फ्यूल एफिशिएंसी खराब होगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है, अगर EGR वॉल अगर ख़राब होता है तो ये प्रॉब्लम आएगी आपकी गाड़ी में। एक तो आपकी ब्लैक स्मोक या ग्रे स्मोक इंजन एग्जॉस्ट से थ्रू निकलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी, वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी खराब होगी, और इंजन का MI लाइट, कई बार ऐसा होता है कि अगर एग्जॉस्ट गैस से हार्मफुल गैसेस निकल भी रहे हैं तो आपका ये सेंसर ठीक से काम नहीं करता है कई बार। कई बार क्या होता है, ये भी क्लॉक होता है, इसको पता नहीं चल पाता है कि इंजन से जो गैस निकल रही है वो ख़राब निकल रही है, तो वो कोई MI लाइट शो भी नहीं करता है, और गाड़ी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहती है। और जब हम लोगों को मतलब पता चलता है कि कुछ इशू था इंजन में, EGR वॉल चोकअप था, तो अल्टीमेटली क्या होता है, इंजन के अंदर बहुत सारा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर आपका पहुंच रहा है ना 1370 डिग्री, इससे क्या होगा, जो इंजन का ऑयल है, जो वेपर इंजन में क्रिएट हो रहा है, वो इंजन ऑयल को मतलब क्या कहते हैं, स्लज बना देता है, मतलब इंजन ऑयल जला देता है। इतना जाहिर है, इतना टेम्परेचर होगा तो कोई भी ऑयल मतलब इंजन का टेम्परेचर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, तो क्या होता है, इंजन में स्लज भी क्रिएट होना शुरू होता है। अगर आपका ECM सिस्टम, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम अगर ख़राब होगा, फेल होगा, तो हमारे इंजन में स्लजिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर EGR वॉल अगर ख़राब होने की वजह से इंजन के अंदर स्लज का भी प्रॉब्लम आता है। अगर लॉन्ग रनिंग कर चुके हो आपने देखा होगा कई बार कि इंजन के अंदर जो ऑयल है पूरा गाढ़ा गाढ़ा जमा होता है। ये इसका एक कारण है, मैं ये नहीं बोल रहा कि बस यही कारण होगा, एक कारण EGR भी हो सकता है। और ये दोस्तों, ये आप याद रखो, कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या डायग्नोस करने में, तो ये तो आपको काम आना ही वाला है, लेकिन इंटरव्यू में ये ज़्यादातर क्वेश्चन रहते हैं कि EGR क्यों दिया हुआ है। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा EGR क्यों दिया है, उसका वजह क्या है, मकसद क्या है, और उसके नुकसान क्या है और फायदे क्या है। ठीक है, तो EGR अभी मैं समरी बता देता हूँ। 1370 डिग्री अगर हमारा कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर पहुंचता है तो ये दोनों गैस मिक्स होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके बाद ये क्रिएट होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब है। इसलिए EGR दिया हुआ है, जो एग्जॉस्ट गैस की एक थोड़ी सी मात्रा रिटर्न इनलेट मैनिफोल्ड में पहुंचाता है, जिससे हमारा जो कंबशन चैम्बर का टेम्परेचर है वो डाउन होता है, जिसकी वजह से ये दोनों मिक्स नहीं हो पाते हैं, जिससे NOx क्रिएट होना बंद होता है या कम होता है। ठीक है, इसके फायदे ये है कि इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल है EGR सिस्टम। नुकसान ये है कि इंजन का पावर लॉस होगा, वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी। अगर ये खराब हो गया तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि NOx क्रिएट होगा, इन्वायरमेंट खराब होगा, आपके इंजन के अंदर स्लज क्रिएट होगा, पावर लॉस होगा, माइलेज कम मिलेगा, ये नुकसान आते हैं इसके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा EGR सिस्टम क्या है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम से EGR के रिलेटेड कुछ इशू आ गया, कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से उसको डायग्नोस कर लोगे, क्योंकि EGR क्या काम का है, किस लिए दिया है, वो आपको समझ में आ गया है। क्योंकि रूट कॉज अगर इंसान के समझ में आती है ना, तो प्रॉब्लम समझने में आसानी हो जाती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो कर रहे हैं या नए आए हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, शेयर करिए उन तक, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो और अपना भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।